नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। तो आज की इस वीडियो में 30 जून 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र पहली बार इस श्रृंखला से जुड़े हैं, आप इस वीडियो को पहले ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है, तो इसका प्रीवियस पार्ट जो हमने चैनल पर अपलोड किया है, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ जो मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह है, वो भी वहीं पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर होगी। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये 3 प्रश्न आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। पहला प्रश्न था कि हाल ही में बिहार का खेता कढ़ाई या फिर खेता कला खबरों में है। बताएं कि किस वर्ष इस कला को यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 2022 में इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। दरअसल ये क्यों खबरों में है, ये भी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग जो कि जून 2023 को लेकर जारी हुई, तो इसके अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी बने हैं। बताएं कि उनकी अप्रूवल रेटिंग कितनी है। आपको हमने बताया था कुल 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को सशक्त बनाने के लिए इंडस एक्स का आयोजन किया है। तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने इस प्रकार का आयोजन किया। तो राइट आंसर था अमेरिका। अब यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इस पीडीएफ के बारे में दे दूं। दरअसल ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये करंट अफेयर्स का अर्धवार्षिकी है, जिसमें जनवरी से जून 2023 तक के बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। ये आपके आगामी बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। और जितने भी छात्र करंट अफेयर्स या फिर बीपीएससी वाला कोर्स में रजिस्टर हैं एप्लीकेशन पर, तो वहां पर अपने कोर्स में देखिएगा, ये पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगा। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी एग्जाम को लेकर, खास करके हम 69वीं बीपीएससी एग्जाम की बात करें तो इसको लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने कल वाले वीडियो में भी इसके बारे में आपको जानकारी दिया था। और 69वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर बीपीएससी मेकर ऐप पर जो कोर्स चल रही है, आज इस कोर्स में ऑफर की अंतिम तिथि है, यानी कि 30 जून, यानी कि आज मध्य रात्रि 2023 तक ये आपके लिए वैध है। आप BM299 इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। हमने कई बार आपको जानकारी दिया कि इसमें ये तमाम चीजें आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। इसी कोर्स में आपका 40 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी है, जिसके माध्यम से घर बैठे आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन और पीडीएफ दोनों मोड में आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। तो ऑफर का लाभ उठाकर आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आज इसकी अंतिम तिथि है। चलिए, फिलहाल यहाँ पर अब हम चलते हैं, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में कहाँ मिलेट या फिर बाजरा अर्थात मोटे अनाज महोत्सव का आयोजन किया गया। दरअसल राजधानी पटना में इसका आयोजन किया गया और ये प्रॉपर स्थान पूछा गया कि पटना में इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा अभी हाल ही में ये ज्ञान भवन पटना में आयोजित किया गया। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल आपको जानकारी दे दूं कि उद्योग विभाग के खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय द्वारा पटना के ज्ञान भवन में मिलेट या फिर बाजरा अर्थात मोटे अनाज महोत्सव का आयोजन किया गया। दरअसल मिलेट को जो हिंदी में कहा जाता है, ये बाजरा कहा जाता है। और बाजरा चूंकि मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है, तो मोटे अनाजों के लिए मिलेट शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है। अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया पटना के ज्ञान भवन में। और इसका उद्घाटन बिहार सरकार के मुख्य सचिव, जो वर्तमान में बिहार सरकार के मुख्य सचिव है, आमिर सुबहानी, और साथ ही भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सचिव अनीता प्रवीण और बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक द्वारा किया गया। तो इन तीनों के द्वारा संयुक्त तौर पर इसका उद्घाटन किया गया और ये उद्घाटन पटना के ज्ञान भवन में किया गया। अब यहाँ पर इसी से संबंधित एक जानकारी आपको हमने कुछ समय पहले दिया था, ऐसे ही मिलती जुलती फैक्ट है। जैसे कि भोजपुर जो कि बिहार का एक जिला है, तो यहाँ पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक ये 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया था। एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखेंगे 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक ये 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव भोजपुर में आयोजित किया गया। और इसके अतिरिक्त एक और है जो भी हाल ही में राजधानी पटना में आम महोत्सव आयोजित हुआ। इसको लेकर आप यहाँ इस वाले पॉइंट को देखेंगे कि राजधानी पटना में अवस्थित ज्ञान भवन में 16 से 18 जून 2023 तक
राजकीय स्तर पर आम महोत्सव का आयोजन किया गया। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हालांकि हाल ही के दिनों में बिहार में जितने भी महोत्सव आयोजित हुए हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। ये सभी को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो इसके तहत सबसे पहले हम बात करेंगे आम महोत्सव के बारे में। दरअसल आम महोत्सव ज्ञान भवन पटना में 16 से 18 जून 2023 तक आयोजित किया गया और ये राजकीय स्तर पर इसका आयोजन किया गया था बिहार में पहली बार। दूसरे पॉइंट में हम बात करें सूफी महोत्सव की, तो पटना जिले के मनेर शरीफ में 12 जून 2023 को सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, 12 जून 2023 को पटना जिले के मनेर शरीफ में इसका आयोजन हुआ। और बाजरा महोत्सव की बात करें तो अभी हमने आपको जानकारी दिया कि भोजपुर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है थावे महोत्सव या फिर थावे फेस्टिवल। दरअसल गोपालगंज में पर्यटन विभाग और कला तथा संस्कृति विभाग द्वारा 15 और 16 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया। तो थावे महोत्सव से संबंधित अगर एग्जाम में प्रश्न बने तो एग्जाम में आप आंसर करेंगे गोपालगंज, क्योंकि ये गोपालगंज से ही संबंधित है। और नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है यह है पक्षी महोत्सव कलरव, जो कि जमुई के नागिनट्टी में 15 से 17 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया। ये बिहार का पहला पक्षी महोत्सव है जो कि कलरव नाम से आयोजित हुआ जमुई के नागिनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में। हालांकि इसको लेकर हमने कई सारी जानकारी आपको दिया है, वही सारी जानकारी यहाँ पर पुनः हमने आपके समक्ष रखा है। जैसे कि इसका जो आयोजन हुआ था इसको लेकर पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए कि कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन 15 से 17 जनवरी 2021 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया। इस महोत्सव का आयोजन जमुई स्थित नागिनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य पक्षी महोत्सव के इस पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। ये इसका पहला संस्करण था कलरव पक्षी महोत्सव का। अब यहाँ पर एक जानकारी आपको ये भी दे दूं, ऐसे में यहाँ पर हमने पक्षी महोत्सव की चर्चा किया तो बिहार की जो राजकीय पक्षी है वो है गौरैया, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। और हमने आपको कई बार जानकारी दिया है कि प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 2023 में जो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया इसका थीम था आई लव स्पैरो। ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिलहाल यहाँ पर हम चलेंगे अगले दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न है कि बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, तो बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि गजेंद्र कुमार, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में बिहार के गजेंद्र कुमार ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता है। हालांकि इससे पहले हमने आपको जानकारी दिया था कि इसके अतिरिक्त गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक भी यहां पर हासिल किया। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि गजेंद्र कुमार ने इस बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में 2 पदक अपने नाम किया, एक तो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। हालांकि यहाँ पर हमने कुछ समय पहले आपको जानकारी दिया था कि इस स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के लिए बिहार के 2 खिलाड़ी का चयन हुआ। एक तो गजेंद्र कुमार का चयन हुआ था और दूसरे खिलाड़ी थे सिंटू कुमार जिनका चयन हुआ था। हालांकि इसके अतिरिक्त बिहार के संदीप कुमार का भी चयन किया गया था एथलीट कोच के रूप में। तो ये सारी जानकारी आपको ऑलरेडी हमने दिया है। हालांकि यहाँ पर बिहार के दृष्टिकोण से हमने प्रश्न को शामिल किया है। हालांकि अगले वीडियो में हम आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक जरूर जानकारी देंगे कि इसमें भारत को कितना पदक मिला। लेकिन यहाँ पर बिहार से संबंधित तथ्यों की हम बात कर रहे हैं तो बिहार के गजेंद्र कुमार ने इस प्रतियोगिता में 2 पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया और चूंकि ये बिहार से राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थे तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह होती है कि इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम गौरव किया। तो कहीं ना कहीं ये बड़े सम्मान की बात है बिहार के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो इसके अतिरिक्त बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने राज्य के 33 जिलों में 33 खेलो इंडिया सेंटर खोलने की घोषणा की है। बाकायदा इसके कोच के लिए अधिसूचना भी जारी की गई है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें, 33 जिलों में कह सकते हैं ये 33 खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा। हालांकि वर्तमान समय में बिहार में जिलों की संख्या 38 है, लेकिन ये सेंटर खोले जाएंगे 33 जिलों में ही। ये घोषणा अभी हाल ही में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा किया गया। चूंकि बात हुई यहाँ पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की, तो इसको लेकर हमने आपको जानकारी दिया था कि बिहार सरकार ने बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 25 मार्च 2023 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया। बिहार सरकार बिहार के खेल और खिलाड़ियों को लेकर प्रतिबद्ध है। ऐसे में बहुत सारी घोषणाएं हाल ही के दिनों में हुई है और इसी के तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को जो कानूनी मान्यता मिला ये 25 मार्च 2023 को मिला। यानी कि इस कानूनी मान्यता मिलने के बाद बिहार राज्य खेल प्राधिकरण अब खेल और खिलाड़ियों को लेकर कोई भी कह सकते हैं घोषणा करने के लिए स्वतंत्र है।
तो इस लिहाज से इतनी सारी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखें। हालांकि बिहार के हम खेल मंत्री की बात करें तो वर्तमान में बिहार के कला संस्कृति व खेल मंत्री हैं जितेंद्र कुमार राय। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से फिलहाल आपको इस प्रश्न से संबंधित ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में अनुराग वर्मा को पंजाब का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बताएं कि वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव कौन है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने प्रश्न को अरेंज किया है। अभी हाल ही में अनुराग शर्मा पंजाब के मुख्य सचिव बनाए गए हैं, लेकिन हमने बिहार के संदर्भ में पूछा है कि वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव कौन है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार के मुख्य सचिव है वर्तमान में आमिर सुबहानी, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। हालांकि पंजाब के जो नए मुख्य सचिव बने हैं जिनका नाम है अनुराग वर्मा, आप यहाँ पर ऊपर वाले इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे दूं कि पंजाब के भगवंत मान सरकार ने 1993 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग वर्मा को राज्य के यानी कि पंजाब के 42वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है और उन्होंने बतौर मुख्य सचिव आईएएस अधिकारी विजय कुमार जंजुआ का स्थान दिया है। हालांकि बिहार के दृष्टिकोण से बात करें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के अधिकारी आमिर सुबहानी बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव हैं और साथ ही वे अल्पसंख्यक समूह से बिहार के पहले मुख्य सचिव भी हैं। तो इस लिहाज से ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पहले भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं बिहार के सचिव को लेकर, तो ध्यान रखेंगे यहाँ से निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि आमिर सुबहानी के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आमिर सुबहानी मूल रूप से बिहार के सीवान जिले के रहने वाले हैं और वे अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल 2024 तक इस पद पर बने हैं और 30 अप्रैल को उनकी सेवानिवृत्ति होगी इस पद से। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है, भारत के कैबिनेट सचिव है वर्तमान में राजीव गौबा, जबकि भारत के विदेश सचिव की बात करें तो यह है विनय मोहन क्वात्रा। तो ये सारी अहम जानकारी है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम जानकारी आपको सिवान जिले के बारे में दे दूं। दरअसल सिवान जिले की यहाँ पर चर्चा हुई तो सिवान जिले में एक स्थान है जीरादेई, यहीं के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम व द्वितीय राष्ट्रपति थे। तो सिवान जिले के इस स्थान को यानी कि जीरादेई को महात्मा गांधी ने अपने शब्द में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सिवान जिले के जीरादेई ग्राम को महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में रायका में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग या फिर नई भवन की आधारशिला रखी गई। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा डी वाई चंद्रचूड़, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि भारत के 50वें व वर्तमान मुख्य न्यायाधीश माननीय जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो इन्होंने अभी हाल ही में 28 जून 2023 को रायका में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखी। आप यहाँ पर ये तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें, चूंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चर्चा हुई तो ऐसे में ये आपको जानना चाहिए, हमने हालांकि पहले भी बतलाया है, तो इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। दरअसल 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के प्रावधानों को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का 2 नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। यह तिथि थी 5 अगस्त 2019। धारा 370 के प्रावधानों को समाप्त करते हुए दोनों को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू किया गया था। यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने शामिल किया है। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है कि संविधान के भाग 21 में धारा 370 के प्रावधानों का वर्णन किया गया है या फिर इसके बारे में इसमें विस्तार से लिखा गया है। दरअसल वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश को लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखेंगे वर्तमान समय में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और चूंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर की चर्चा हुई तो फरवरी 2023 में तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का जो आयोजन था ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ही किया गया था। हालांकि इसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष है। जैसे कि ये इसका तीसरा संस्करण था और इसका आयोजन किया गया था गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण था और यह प्रतियोगिता 10 से 14 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई और इस तीसरे संस्करण में 76 पदक जीतकर जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा था। और हालांकि इसका पहला संस्करण जो 2020 में आयोजित हुआ था और साथ ही साथ दूसरा संस्करण जो 2021 में आयोजित हुआ, इसका भी विजेता जम्मू कश्मीर ही रहा था।
तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि इसके तीनों संस्करण का विजेता जम्मू कश्मीर है। हालांकि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 के तीसरे संस्करण की पदक तालिका की बात करें तो इसमें शीर्ष स्थान पर 76 पदक के साथ जम्मू कश्मीर रहा, द्वितीय स्थान पर 27 पदक के साथ महाराष्ट्र रहा, तीसरे स्थान पर 31 पदक के साथ हिमाचल प्रदेश रहा। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 27 पदक के साथ महाराष्ट्र दूसरे और हिमाचल प्रदेश 31 पदक के साथ भी तीसरे स्थान पर क्यों है। दरअसल यहाँ पर स्वर्ण पदक के आधार पर यह रैंक दिया जाता है। स्वर्ण पदक महाराष्ट्र की अधिक थी, भले ही और पदक की संख्या कम थी, उस आधार पर यहाँ पर दिया जाता है। स्वर्ण पदक जिसका अधिक रहेगा वो ऊपर रहेगा, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा। अभी हम इस प्रश्न में चर्चा कर रहे थे मुख्य न्यायाधीश की, जो कि वर्तमान में 50वें व वर्तमान न्यायाधीश हैं भारत के DY चंद्रचूड़। हालांकि बिहार के दृष्टिकोण से देखें, पटना उच्च न्यायालय की बात करें तो पटना उच्च न्यायालय के जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है कृष्णन विनोद चंद्रन, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि कृष्णन विनोद चंद्रन पटना हाईकोर्ट के यानी कि पटना उच्च न्यायालय के 44वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वे अब तक केरल हाई कोर्ट के जज थे। हालांकि मूल रूप से वे केरल के ही रहने वाले हैं और वे 2025 तक इस पद पर सेवा देंगे और उन्होंने संजय करोल का स्थान दिया है। इतनी सारी जानकारी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हालांकि पटना उच्च न्यायालय को लेकर एक प्रश्न कॉमन रूप से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पटना उच्च न्यायालय ने कब अपना कार्य प्रारंभ किया था, या फिर इस प्रकार से भी प्रश्न अगर बने कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो दोनों स्थिति में आप आंसर करेंगे 3 फरवरी 1916। यही इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। हालांकि पटना उच्च न्यायालय को लेकर कुछ जानकारी यहाँ भी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, हमने कई बार आपको बतलाया है। फिलहाल इसे स्किप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में 27 जून 2023 को MSME दिवस के रूप में या फिर इसके अवसर पर किनके द्वारा चैंपियन 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। तो 27 जून 2023 को MSME दिवस के अवसर पर अभी हाल ही में नारायण राणे के द्वारा चैंपियन 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। इसी चीज को यहाँ पर विस्तार से लिखा गया है। हमने यहाँ पर MSME की चर्चा किया, तो सबसे पहले आप यही जानिए। तो MSME का मतलब होता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, यानी कि छोटे और मध्यम स्तर के जो भी व्यवसाय होते हैं उन्हें MSME कहा जाता है, या फिर इस कैटेगरी में उन्हें रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि हर साल 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया जाता है और इसका आयोजन विश्व भर में MSME के महत्व को उजागर करने तथा देश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। और अभी हाल ही में MSME दिवस के अवसर पर 27 जून को MSME मंत्री नारायण राणे के द्वारा चैंपियन 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। तो कुल मिलाकर इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। हालांकि हम इस पोर्टल की बात करें तो इस पोर्टल के माध्यम से या फिर जो चैंपियन 2.0 पोर्टल लॉन्च हुआ, इसके माध्यम से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों अर्थात MSME को अधिक समावेशी और उपयोगकर्ता अनुकूल तरीके से सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। इसको ध्यान रखते हुए भी हाल ही में इस पोर्टल की शुरुआत किया गया। और इस पोर्टल की बात करें तो वर्तमान समय में यह पोर्टल 11 भाषाओं में उपलब्ध है और उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में फीडबैक सुविधा प्रदान करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं MSME को उजागर करने या फिर इसके बेहतर विकास के लिए इस तरह का पोर्टल अभी हाल ही में MSME मंत्री नारायण राणे के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 6वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने राज्य में अपराधियों और संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, अर्थात उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में इसकी शुरुआत किया गया। इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में राज्य के अपराधियों और संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। दरअसल विस्तार से अगर हम बात करें तो इस ऑपरेशन कन्विक्शन पहल के तहत विशेष रूप से खास करके बलात्कार, हत्या, गौ हत्या, धर्म परिवर्तन जैसे जघन्य अपराधों और पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में दोष सिद्ध यानी कि कन्विक्शन की प्रक्रिया में तेजी लाना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इस प्रकार की पहल अपनाई गई है यूपी पुलिस के द्वारा या फिर यूपी सरकार के द्वारा। ये यहाँ से ध्यान रखना है कि जो भी आपराधिक तौर के या फिर इस तरह के जो अपराध के बारे में हमने आपको जानकारी दिया, जो भी इसमें संलग्न होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए अभी हाल ही में इस पर कह सकते हैं एक तरह से शिकंजा कसने के लिए इस तरह का पहल शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। ये 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया गया। नंदी अर्थात NANDI, इस पोर्टल का शुभारंभ अभी हाल ही में पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया। आप लोग यहाँ पर सुधार करेंगे, मिस टाइपिंग हुआ है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कृषि भवन नई दिल्ली में नई दवा और टीकाकरण प्रणाली के लिए एनओसी मंजूरी पोर्टल, जिसका नाम है नंदी, नंदी का पूरा नाम होता है एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनोकुलेशन सिस्टम, यानी कि अभी हाल ही में ये एनओसी पोर्टल जो है इसका नाम है नंदी, इसका कह सकते हैं शुरुआत किया गया। एनओसी का अर्थ होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इस पोर्टल की शुरुआत अभी हाल ही में किया गया केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं कि नंदी पोर्टल का पूरा नाम क्या होता है, वो यहाँ पर हमने आपको बतला दिया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि यह पोर्टल डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए या फिर इसके अनुरूप तैयार किया गया है। और इस पोर्टल के प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो पशु चिकित्सा उत्पाद प्रस्तावों के मूल्यांकन और परीक्षण में तेजी लाना है। जो भी इनसे संबंधित हो गए उसमें परीक्षण और इसका मूल्यांकन में तेजी लाना है। इसी उद्देश्य को लेकर अभी हाल ही में इस नंदी पोर्टल की शुरुआत किया गया है। मूल रूप से आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि नंदी पोर्टल क्या है, इसकी शैली क्या है या फिर ये क्या है, तो नंदी पोर्टल के बारे में ये ध्यान रखेंगे, ये एक एनओसी मंजूरी पोर्टल है जो यहाँ पर हमने दिखाया आपको लिखकर प्रेजेंटेशन में भी दर्शा दिया है। नेक्स्ट अब हमारा 8वां प्रश्न होगा कि नवीनतम घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। जो नवीनतम घोषणा है, इस घोषणा के आधार पर इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि अभी हाल ही में इसका आयोजन किया जाएगा इंडोनेशिया में, फीफा अंडर 17 2023 विश्व कप का। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा। इसके आयोजन तिथि की बात करें तो 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन यहाँ पर होना है। यह प्रतियोगिता का ये 19वां संस्करण होगा और यह टूर्नामेंट में कुल 24 टीमें भाग लेंगी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम को लेकर इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इसका 19वां संस्करण है, फीफा अंडर 17 वर्ग की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, हालांकि इसका आयोजन 2021 में पेरू में किया जाना था, जो कि पेरू एक देश है, यहाँ पर इसका आयोजन होना था, लेकिन कोरोना महामारी और अपने वित्तीय समस्याओं के कारण पेरू पीछे हट गया, जिसके बाद नवीनतम घोषणा के आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में अब इसका आयोजन किया जाएगा। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं। फीफा का जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है कि 2019 में इसका पिछला संस्करण ब्राजील की मेजबानी में आयोजित किया गया था और मेक्सिको को 2-1 से हराकर ब्राजील ने यह खिताब जीता था। फिर से आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंडर 17 वर्ग की। हालांकि इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले हमने आपको जानकारी दिया था अंडर 20 वर्ग के बारे में, जो कि अर्जेंटीना में ये आयोजित किया गया था। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अर्जेंटीना के डियोगो माराडोना स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में उरुग्वे ने इटली को हराकर या फिर 1-0 से हराकर पहली बार अंडर 20 फीफा विश्व कप फुटबॉल खिताब अपने नाम किया था। यह इसका 23वां संस्करण था। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं अंडर 20 वर्ग की, तो ये इसका 23वां संस्करण था। उरुग्वे ने इटली को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया और ये आयोजित हुआ था कहाँ पर, तो अर्जेंटीना में 20 मई से लेकर 11 जून 2023 तक ये आयोजित हुआ। आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि इसका पिछला जो 22वां संस्करण था जो 2019 में खेला गया था, इसका मेजबान देश था पोलैंड और उस समय इसका विजेता था यूक्रेन और उप विजेता था दक्षिण कोरिया। हालांकि फीफा अंडर 20 विश्व कप की बात करें तो यह एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1977 में और फीफा अंडर 20 वर्ग में सर्वाधिक बार जो इस खिताब को अपने नाम किया वो देश है अर्जेंटीना, जो 6 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। दूसरी सफल टीम है ब्राजील, जो कि 5 बार इसे अपने नाम कर चुकी है। चूंकि यहाँ पर फीफा की बात हो रही है तो ऐसे में श्रेणी 1 फीफा के बारे में भी सारी जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष रखा गया है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फीफा विश्व कप 2022 की श्रेणी 1 की बात करें तो ये कतर की मेजबानी में फिर कतर में आयोजित किया गया था। ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे और इसका खिताबी मुकाबला अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया और लियोनेल मेसी की कप्तानी में 36 साल का सूखा खत्म करते हुए या फिर सूखा खत्म हुआ और इसमें अर्जेंटीना चैंपियन बना था फ्रांस को हराकर। तो ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे 2022 में जो आयोजित हुआ कतर में फीफा विश्व कप, ये अर्जेंटीना इसका विजेता घोषित हुआ था। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे और अर्जेंटीना के इतिहास में ये फीफा विश्व कप का तीसरा खिताब था। इससे पहले अर्जेंटीना ने 1978 और 1986 में इस खिताब को अपने नाम किया था। फीफा विश्व कप 2022 के इस प्रतियोगिता की अगर हम बात करें आधिकारिक शुभांकर की या फिर ऑफिशियल मस्कट की, तो इसका ऑफिशियल मस्कट था लाइव। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि फीफा विश्व कप की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 1930 में हुई थी। श्रेणी 1 की यहाँ पर बात हो रही है। इसका पिछला संस्करण जो 2018 में खेला गया, विजेता था फ्रांस और उप विजेता रहा था रूस। अब यहाँ पर फीफा विश्व कप की इस श्रेणी 1 प्रतियोगिता से एक प्रश्न यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ
ये इसका कौन सा संस्करण था। ये चीजें यहाँ पर नहीं दर्शाई गई है। देखते हैं कितने छात्रों को पता है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर जरूर लिखिएगा ये इसका कौन सा संस्करण था। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले नवे प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको टीम मार्क्समैन के 2023-24 के सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में मान्यता मिली है। तो राइट आंसर होगा एनटीपीसी, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दरअसल एनटीपीसी लिमिटेड को टीम मार्क्समैन द्वारा 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संगठनात्मक उद्देश्य, कर्मचारी केंद्रता यानी कि एम्प्लॉय सेंट्रिसिटी और विकास अर्थात डेवलपमेंट आदि सहित विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में एनटीपीसी के असाधारण प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए दिया गया है। इन क्षेत्रों में एनटीपीसी का जो कार्य था वो सर्वश्रेष्ठ था, जिसको लेकर अभी हाल ही में टीम मार्क्समैन के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए इसे पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में चिन्हित किया गया और पुरस्कार देकर इसे सम्मानित किया गया। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही एनटीपीसी की, तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और यह विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। और आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि न्यूयॉर्क में जयपुर के किस अभिनेता की शॉर्ट फिल्म लास्ट गैप्स को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया या फिर नॉमिनेट किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि अनिल मारवाड़ी। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित हुए एक फिल्म समारोह में जयपुर राजस्थान के जाने माने थिएटर आर्टिस्ट अनिल मारवाड़ी की शॉर्ट फिल्म लास्ट गैप्स को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित अर्थात नॉमिनेट किया गया है। अब यहाँ पर इस शॉर्ट फिल्म का नाम ध्यान रखेंगे, इसका नाम है लास्ट गैप्स। और इस शॉर्ट फिल्म की बात करें तो ये तंबाकू निषेध पर आधारित है, यानी कि इसी के बारे में इसमें विस्तार पूर्वक दर्शाया गया है या फिर कह सकते हैं इसमें फिल्माया गया है। और इस फिल्म या फिर इस शॉर्ट फिल्म के अगर निर्माता की बात करें तो इसके निर्माता है मोहित रावत। तो यहाँ से ये 3 जानकारी आप ध्यान रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में जून 2023 में खबरों में रहा मिशन होप किससे संबंधित है। ये बहुत ज्यादा खबरों में था, यहाँ से मुझे लगता है कि प्रश्न बन सकता है, जिस वजह से हमने करंट अफेयर्स सीरीज में इसको शामिल किया है। दरअसल जून 2023 में मिशन होप इस वजह से खबरों में रहा, पहले तो इसका आंसर जान लीजिए, ये संबंधित है अमेजन जंगल से, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन के तहत पहला पॉइंट है, दरअसल 1 मई 2023 को अमेजन जंगल में एक विमान क्रैश हो गया था और घटना की जानकारी मिलने के बाद कोलंबिया सरकार और मिलिट्री ने रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन होप शुरू किया था। दरअसल आपको ध्यान रखना है, कोलंबिया की सेना ने 40 दिन बाद, इस विमान के क्रैश होने के 40 दिन बाद 9 जून 2023 को 4 बच्चे को जीवित अवस्था में पाया गया, फिर 4 बच्चों को जीवित अवस्था में खोजा गया जिन्हें कि सुरक्षित उनका रेस्क्यू किया गया, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा खबरों में आया था। इस प्रकार से सेना के द्वारा एक तस्वीर साझा किया था, जिसके बाद से ये चर्चे में आया था। तो इसी से संबंधित है मिशन होप, जो कि इसकी शुरुआत की गई थी कोलंबिया सरकार के द्वारा। आप यहाँ से इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर एक जानकारी ये भी है कि कोलंबिया सरकार ने इस रेस्क्यू मिशन ऑपरेशन होप में शामिल जवानों और बाकी मेंबर्स को ऑर्डर ऑफ बोयाका अवार्ड से सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ बोयाका की बात करें तो यह कोलंबिया के नागरिकों को दी जाने वाली सबसे बड़ी उपाधि है और साथ साथ आर्म फोर्स को दी जाने वाली यह दूसरी सबसे बड़ी उपाधि है। तो इसको लेकर जो खबरों में थी वो सारी जानकारी यहाँ पर हमने आपकी समक्ष रखा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अब चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो में भी यहाँ पर 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि किस शहर के तर्ज पर राजधानी पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। तीसरा प्रश्न है कि किस क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में सुपर ओवर में अपने विपक्षी टीम के विरुद्ध सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। इन तीनों प्रश्नों के बारे में कमेंट बॉक्स में आप जाइए, विस्तार पूर्वक लिखिए। और जो जानकारी हमने आपको ऑफर के बारे में दिया, ऑफर का लाभ उठाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका टेस्ट सीरीज आदि इंक्लूडेड है। आप यहाँ पर तमाम जानकारी देख सकते हैं। और इस पीडीएफ के बारे में जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको जानकारी दिया था, ये करंट अफेयर्स का अर्धवार्षिकी है, जनवरी से जून 2023 तक का, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का समग्र विश्लेषण यहाँ पर इसमें डाला गया है। जो करंट अफेयर्स की इस सीरीज के तहत आप देखते हैं वही सारे प्रश्नों का इसमें संग्रह है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां पर जाकर इस पीडीएफ को मिनिमम सा फी पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते देर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।